स्वाति जी, दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं होती हैं महिलाओं को लेकर और आप वहां तुरंत पहुंच जाती हैं। तो पहले तो उन घटनाओं के बारे में आपको पता कैसे चलता है और आप वहां तुरंत कैसे पहुंच जाती हैं? दिल्ली महिला आयोग ने 6 साल में 1 लाख से ज़्यादा केसेस हैंडल करे हैं। हमसे पहले जो चेयरपर्सन थी उन्होंने 8 साल में सिर्फ 1 केस की सुनवाई करी है। अच्छा, पुलिस का क्या रवैया रहता है स्वाति? क्योंकि जो दिल्ली सरकार है और पुलिस का थोड़ा अनबन चलता ही रहता है यहाँ पर, तो पुलिस का क्या रवैया रहता है जब इस तरह के केस आते हैं? क्या वो केस पहले से ही FIR दर्ज हुए होते हैं, पुलिस के पास जा चुके होते हैं, या आपके पास आने के बाद उनके पुलिस के पास जाते हैं? अगर दिल्ली सरकार के कंट्रोल में पुलिस आ जाए तो उसका बिहेवियर थोड़ा बदलेगा। ये जो मोटिवेशन आपको मिलता है, कौन आपको इंस्पायर करता है, किससे आप इंस्पायर होती हैं? स्वाति जी, दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं होती हैं महिलाओं को लेकर और आप वहां तुरंत पहुंच जाती हैं। तो पहले तो उन घटनाओं के बारे में आपको पता कैसे चलता है और आप वहां तुरंत कैसे पहुंच जाती हैं? दिल्ली महिला आयोग ने 6 साल में 1 लाख से ज़्यादा केसेस हैंडल करे हैं। हमसे पहले जो चेयरपर्सन थी उन्होंने 8 साल में सिर्फ 1 केस की सुनवाई करी है। तो हमने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है ऑर्गेनाइजेशंस का, वॉलंटियर्स का। जब भी कहीं पे भी कोई केस होता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मिलती है। साथ में हमारी एक 181 विमेंस हेल्पलाइन है जो कि 24/7 चलती है, टोल फ्री चलती है, और इसमें कोई भी कॉल करके हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ऑन अ डेली बेसिस वहाँ पे 2000 तक कॉल्स तो आती ही आती हैं। तो लोगों को पता है कि दिल्ली महिला आयोग काम कर रहा है, और इसलिए कहीं पे भी चाहे कोई बच्ची बेची जा रही हो, या किसी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती शादी करी जा रही हो, या किसी महिला का या बच्ची का रेप हो गया हो, इस तरीके के केसेस, घरेलू हिंसा के केसेस, स्टॉकिंग के केसेस, सबसे पहले दिल्ली महिला आयोग अपने आप ही पहुँचते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि दिल्ली महिला आयोग मदद करे। तो यहाँ पर आप किस तरह के केसेस देखते हैं? जो कौन सी महिलाएं हैं? क्योंकि यहाँ पर दलितों की आबादी बहुत अच्छी खासी है, और अगर हम NCRB का डेटा भी देखें तो वो कहता है कि एक दिन में जो है देश में 80 रेप होते हैं, जिसमें 10 रेप जो हैं दलित महिलाओं के होते हैं। तो जब आप इस तरह के केसेस देखते हैं तो क्या उसमें किस तरह के लोग आपको दिखाई देते हैं, किनके साथ ज़्यादा घटनाएँ होती हैं? जी, मैंने जो भी अभी तक समझा है, मैं ये देखती हूँ कि अल्टीमेटली वो एक महिला, एक बच्ची के साथ होता है। हम उसको बिल्कुल सेग्रीगेट नहीं करते कि वो हिंदू महिला है या मुसलमान महिला है या दलित महिला है या अपर कास्ट महिला है। हम फ्रैंकली उससे सेग्रीगेट नहीं करते। लेकिन मैं इतना बताऊं कि जो अमीर घरों में जहाँ पे रेप होते हैं, और ऐसा है नहीं कि वहाँ होते नहीं हैं, वो केसेस काफ़ी बार हम देखते हैं कि दबा दिए जाते हैं। लेकिन जो गरीब के घर का जब रेप होता है वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं और केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनके मदर फादर डेली वेजर्स हैं, जिनकी ज़िंदगी आगे कैसे चलाएंगे, अगला दिन वो उनका घर में खाना कैसे आएगा, ये उन्हें नहीं पता। तो इस तरीके के हम बहुत केसेस देखते हैं। हम देखते हैं कि 8 महीने की बच्ची के साथ भी रेप हुआ है, 90 साल की महिला के साथ भी रेप हुआ है, और मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि दलित महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ भी रेप होता है। और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस हैंडल करे हैं जिन्होंने वैसे भी सोसाइटी में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, और उसके बाद बच्ची के साथ रेप हो जाए और उसको किस तरीके से डील किया जाए। ऐसे बहुत परिवारों को हमने सहारा दिया है जिनके जो परिवार हैं वो बहुत गरीब हैं और दलित भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। बट मैं फिर वही कहूँगी, क्योंकि आजकल मैं ये देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा हम हर पहलू को ज़िंदगी के एक रंग दे देते हैं कि ये तो हिंदू लड़की है, ये तो मुसलमान लड़की है, ये तो दलित लड़की है, ये तो ये लड़की है। मैं इससे थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे पास अगर एक केस आया तो मैं ना उसकी जाति देखती, ना मैं उसका धर्म देखती। मुझे बस इतना पता है कि वो लड़की है, उसके खून का रंग भी लाल है, मेरे खून का रंग भी लाल है, और उसकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा, पुलिस का क्या रवैया रहता है स्वाति? क्योंकि जो दिल्ली सरकार है और पुलिस का थोड़ा अनबन चलता ही रहता है यहाँ पर, तो पुलिस का क्या रवैया रहता है जब इस तरह के केस आते हैं? क्या वो केस पहले से ही FIR दर्ज हुए होते हैं, पुलिस के पास जा चुके होते हैं, या आपके पास आने के बाद उनके पुलिस के पास जाते हैं?
दोनों ही तरीके के केसेस आते हैं। काफ़ी बार पुलिस भी हमें कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि आप आइए और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और हम दिल्ली महिला आयोग की मदद चाहते हैं। काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जो हम ही दिल्ली पुलिस तक लेके जाते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले हमें एक 14 साल की लड़की जो झारखंड से जबरन दिल्ली लाई गई, उसको बेच दिया गया और उसको GK1 की कोठी में ज़बरदस्ती डोमेस्टिक वर्क करवा रहे थे। और बड़ी कोठी है, बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है, 3-4 और उन्होंने इस तरीके के लोग रखे हुए थे। बट एक 14 साल की लड़की को बिना कोई पैसे दिए मारपीट करा के आप इस तरीके से काम करा रहे हैं। तो हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने दिल्ली पुलिस के साथ जाकर फिर हमने रेस्क्यू कराया। हमें इन्फॉर्मेशन पहले मिली, हमने पुलिस को बुलाया एंड देन वी रेस्क्यूड। तो इस तरीके के दोनों ही तरीके के केसेस आते हैं। जहाँ तक रवैये का सवाल है तो दिल्ली पुलिस का रवैया बहुत अच्छा नहीं है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस का रवैया अच्छा होता तो हर दिन दिल्ली में 6 रेप नहीं होते। छोटी छोटी बच्चियाँ, 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। साक्षी को बुरी तरीके से कत्ले आम कर दिया गया। अभी औरोबिंदो कॉलेज के सामने एक लड़की को इतनी बुरी तरीके से आयरन रॉड से पीट पीट के मार डाल दिया गया। अंजलि की डेड बॉडी को 13 किलोमीटर तक दिल्ली देश की राजधानी में घसीटा गया। PCR पे कॉल हुई और पुलिस कहाँ गायब थी, कहाँ सो रही थी। तो जिस दिन पुलिस जाग जाए और क्रिमिनल्स के ऊपर सख्त एक्शन लेना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है पुलिस का एक डर बैठेगा, जो आज दिल्ली देश की राजधानी में तो बिल्कुल नहीं है। अगर दिल्ली सरकार के कंट्रोल में पुलिस आ जाए तो उसका बिहेवियर थोड़ा बदलेगा। मैं ये मानती हूँ कि पुलिस को जनता के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। अभी पुलिस की अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? अभी पुलिस की अकाउंटेबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति है। मतलब अमित शाह जी पुलिस का रखरखाव करेंगे, पर अमित शाह जी के पास तो बहुत सारे काम हैं। उन्हें तो पूरे देश की आंतरिक सिक्योरिटी को देखना है। मणिपुर में क्या हो रहा है वो अमित शाह जी का काम है। पूरे देश में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ वायलेंस इरप्ट हो रही है, वो सारा उनका काम है। इंटरनल डिफेंस कैसे होगा वो सब उनका काम है। तो ऐसे में एक आम महिला जिसकी पुलिस नहीं सुन रही वो कहाँ जाए? क्या वो अमित शाह जी के घर तक जा सकती है? क्या वो उनसे एक अपॉइंटमेंट लेकर पुलिस के ऊपर कुछ एक्शन करा सकती है? वो पॉसिबल ही नहीं है। वो अगर करना भी चाहे तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना काम है। तो ये जो दिल्ली का सिस्टम है, जब चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मंत्री हैं, तो उन तक अगर वो पुलिस को हैंडल करेंगे तो, क्योंकि उनके पास तो जनता दरबार लगता है, वो सारे के सारे लोग चले जाते हैं। या जो इलाके का MLA है, अगर उसकी पुलिस सुनने लग जाए तभी तो बदलाव होगा। क्योंकि नहीं तो फिर ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही क्यों बना है? स्ट्रक्चर ही ये है। आप पूरे देश में हर स्टेट में देख लीजिए, MLA के पास पावर्स होती हैं जिसमें वो पुलिस को कुछ तो अपनी बात रख सकते हैं। इनफैक्ट बाकी स्टेट्स में तो MLA के पास पूरी पावर होती है। दो, मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिकल एंड पुलिस पावर में एक रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि हमने ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें ऑफिसर्स बहुत अच्छे होते हैं और पॉलिटिशियंस उनको गलत तरीके से गलत काम करने पे मजबूर करते हैं। ऐसे हमें पता है देश भर में इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरे को लगता है कि एक ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनना चाहिए। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति है कि दिल्ली महिला आयोग ही आज तक MHA के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से नहीं मिल पाई है। तो हमारे पास तो हर दिन 500 महिलाएं आ रही हैं, वो चीख रही हैं, वो चिल्ला रही हैं। वो चीख और चिल्लाहट में हम भी हैं, हम भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली की स्थिति बदलनी है, और मैं मानती हूँ कि बदली जा सकती है, और अगर दिल्ली की जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंडर नहीं आ सकती, विच इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेड, कम से कम मीटिंग्स तो बुलाई जा सकती हैं। यूनियन होम मिनिस्टर को तुरंत मीटिंग बुलानी चाहिए। अंजलि की डेथ हुई, साक्षी की डेथ हुई, ये औरोबिंदो का कॉलेज का केस हुआ, उसके सामने ये केस हुआ, और हर दिन इस तरीके के डराने वाले भयानक केसेस हो रहे हैं। फिर भी अभी तक एक मीटिंग नहीं बुलाई गई कि पुलिस ढंग से काम कर भी रही है या नहीं। कैसे पता करते होंगे ये, जब ये दिल्ली महिला आयोग से ही नहीं मिल रहे? 1 लाख केसेस दिल्ली महिला आयोग ने हैंडल करें, एक बार भी इनको ये नहीं लगा कि इनको बुला लें, एक बार सुन लें कि क्या कह रही है। हो सकता है कि कुछ पुलिस की कार्यवाही में बदलाव हो जाए।
तो मुझे लगता है कि मंशा की कमी है। नहीं तो एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एलजी हो, पुलिस कमिश्नर हो एंड दिल्ली कमीशन को फॉर विमेन को बुला लीजिए, क्योंकि मैं आके बताऊंगी आपको कि ये जो 500 महिलाएं रोज़ आती हैं और रोज़ यहाँ रो रही हैं और पुलिस से परेशान होकर यहाँ आती हैं, तो उनकी परेशानी क्या है। और मैं ये मानती हूँ कि सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए अपने एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर मीटिंग ना करके दिल्ली महिला आयोग के ऑफिस आइए, यहाँ पे मीटिंग करिए, आपको सब पता चल जाएगा कि लड़कियों के साथ क्या क्या इश्यूज़ है और क्या कैसे उनकी सोल्यूशन किया जा सकता है। आपको जब ये सब काम करती हैं, फील्ड पर जाती हैं, ये जो मोटिवेशन आपको मिलता है, कौन आपको इंस्पायर करता है, किससे आप इंस्पायर होती हैं? एक्चुअली बहुत लोगों को पढ़ा है, बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ समझने की कोशिश करी हैं, पर आज उनके बारे में बात करूँगी जो मुझे डेली बेसिस पे इंस्पायर करते हैं, और वो सारे सर्वाइवर्स हैं जिनसे मैं मिलती हूँ। कभी अगर मन थोड़ा सा कम भी हो रहा होता है, थोड़ा टूट भी रहा होता है कि कब तक लड़ते रहेंगे, किस किस से लड़ेंगे, कहाँ कहाँ लड़ेंगे, ऐसा लगने लगा है कि बस हम पैदा ही लड़ाई करने के लिए हुए हैं, तो एक सर्वाइवर से मिल लेती हूँ और वो जिस लेवल का स्ट्रगल कर रही होती है अपनी ज़िंदगी में, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। 8 महीने की बच्ची, उसके साथ रेप हुआ, हमने 3 ऑपरेशन कराए, उसकी जान बची, उसको मैंने गोद में लिया था जब उसके साथ ये घटना हुई थी, वो आईसीयू पहुंची थी, उसका खून मेरे हाथों पे लगा था और मुझे लगता है कि उसने मुझे इतनी शक्ति दी, उस एक मोमेंट ने मुझे इतना गुस्सा आया इस सिस्टम पे कि मैं अनशन पे बैठी, 10 दिन तक मैं भूखी रही, 10 दिन तक अनशन चला और मैंने सरकार से मांग करी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दो, ऐसा कानून बनाओ। और 10वें दिन पर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने वो कानून बनाया। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन ये सारी बच्चियाँ और महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत यातनाएं महसूस करी हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक लड़की के लिए केस रिपोर्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखा के केस रिपोर्ट करती है। और सच बात है ये, आई वोंट मिन्स माई वर्ड्स, बट एक्चुअली ये मैंने इसको बहुत क्लोजली होते हुए देखा है कि एक बार एक लड़की के साथ कुछ लोग रेप करते हैं, फिर पूरा सिस्टम मिलके उसका रेप करता है, तो वो उससे पूरा दिन गुजरती है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारती और फिर भी पूरी कोशिश करती है कि मुस्कुरा के अपने परिवार वालों को भी साथ लेकर किसी ना किसी उस लड़ाई में आगे बढ़े। सो फॉर मी दैट इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। एंड आई जस्ट केम बैक फ्रॉम मणिपुर. Those images are very vivid in my memory, and I think each and every person I met in Manipur has really inspired me, because इतनी समस्या होने के बावजूद ऐसे ऐसे केस हुए हैं वहाँ पे कि अगर किसी के साथ हो तो वो ज़िंदगी भर के लिए टूट जाए, पर फिर भी उनके अंदर जिस प्रकार की हिम्मत थी और उनके अंदर जिस प्रकार की आशा है, आई थिंक उससे बड़ी इंस्पिरेशन मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आपने अपने पिताजी का एक्सपीरियंस जो साथ में आपका रहा उसके बारे में बात की थी, तो जब आपने वो बात सामने रखी तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? और आप महिला हैं तो ट्रोलिंग तो बहुत होती है, गालियाँ बहुत पड़ती हैं, क्योंकि गालियाँ जो है महिलाओं के नाम पर बनी हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि फैमिली का क्या रिएक्शन था, फैमिली ने क्या कहा, आपसे ही किनारा कर लिया या उन्होंने कहा कि नहीं ये सब चीज़ें बाहर बताने वाली नहीं होती हैं? मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हाँ ये सब हुआ, बचपन में हुआ, और उन्होंने बहुत पीड़ाएं सही। मैंने तो क्या ही पीड़ा सही जितनी उन्होंने पीड़ाएं सही, पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने उस सब पीड़ा से लड़ाई लड़ी और मुझे ये सिखाया कि चाहे कुछ हो जाए बेटा, आपको कभी भी अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहिए। तो ये सब शक्ति मेरी मदर रही है मेरे लिए हमेशा। मैंने जब ये बात बोली, उससे पहले हमारी फैमिली में तो बहुत बार इस बारे में डिस्कशन हो चुका है, पर मेरे सभी फ्रेंड्स को पता थी, मेरे क्लोज़ लोगों को पता थी। और जब सर्वाइवर्स आती हैं, और इस तरीके के केसेस दिल्ली महिला आयोग में काफ़ी आते हैं जिसमें बिल्कुल क्लोज़ ब्लड रिलेटिव्स ने सेक्सुअल असॉल्ट कर रखा होता है, तो इस तरीके के बहुत केसेस आते हैं। तो उन सर्वाइवर्स के साथ बैठकर भी काफ़ी बार रोई हूँ, उनका दर्द
भी शायद हल्का हुआ होगा, मेरा दर्द भी उस तरीके से हल्का हुआ है। पर मैंने लोगों को इसलिए बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ, मैं उस बारे में खुल के बात करना चाहती हूँ। अगर वो मेरे साथ नहीं हुआ होता तो शायद आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर पीड़ा आपको ज़िंदगी में और स्ट्रॉन्ग बनाती है, और आपको हीरा भी तो तभी निखरता है जब वो तपता है। सो मैं ऐसा मानती हूँ कि वट एवर आई एम टुडे, एंड यू नो वॉट मीना जी, मतलब बहुत समय लगा है मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि जब आप एक डिसफंक्शनल फैमिली से होते हो तो आपके दिमाग में, आपके जहन में बहुत सारी आवाज़ें होती हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको परेशान करती हैं। पर मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन आज मैं उस स्टेज पे पहुंची हूँ जब मैं रियली में अपनी फेवरेट हूँ। मैं बहुत अच्छी लगती हूँ और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने पूरे पास्ट को और प्रेजेंट को एक्सेप्ट किया है। आई एम हैप्पी विद माई स्किन। हाँ, मेरे साथ हुआ और बहुत गलत हुआ, और येस, अभी भी ऐसी बहुत रातें होती हैं जब मैं डर के उठ के बैठ जाती हूँ। कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पसीने पसीने में होती हूँ, क्योंकि बचपन की मेमोरीज़ आसान नहीं होती छुपाना या उनसे भागना। वो है, अभी भी वो मेरे जहन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी उसकी पावर कम होती जा रही है। मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी बात को नहीं बात करते या हम किसी बात को छुपाते हैं तो वो इंसान या वो बात या वो मेमोरी बहुत पावरफुल हो जाती है। मैंने ये महसूस करा है कि जब से मैंने इस बारे में बात करी तब से मेरी फैमिली और मैं काफ़ी क्लोज़ और आए हैं, और हमने ये रियलाइज़ करा कि क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसे, मेरी मदर ने एक्सपीरियंस नहीं करा था, लेकिन उनके पास दूर दूर से लोगों के कॉल आए कि उनके घर में भी ऐसे होता है, एंड दे सॉट हर हेल्प, और मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आए। सो आई फील दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। येस, हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं, सब लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो बिल्कुल सीधी लाइन चलो, और वैसे भी आप महिला हैं तो वैसे भी आपको जज करा जाता है। आप अच्छा करोगे तो भी आपको जज करा जाएगा, बुरा करोगे तो भी आपको जज करा जाएगा। तो मैं अच्छा करना चाहती हूँ, मैं सच बोलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से सच पर हो, और अगर मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उसके बारे में बात करो, तो और मैं अपने आप ही नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता कि आई कैन फेस माई सेल्फ फॉर टू लॉन्ग। हाँ, मुझे समय लगा, क्योंकि एक टाइम लगता है आपको अपनी रियलिटी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने में, और ये रियलिटी सुंदर नहीं है। ये रियलिटी ऐसी रियलिटी है जिसमें बचपन से मैं बहुत दुखी रही हूँ। इनफैक्ट माय जॉइनिंग एक्टिविज़म, शायद इसी कारण से मैंने एक्टिविज़म ज्वाइन भी करा, क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, मैं बहुत दुखी थी उस समय। मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरे को बहुत रोना आता था, और मैं बहुत सकुचाई रहती थी, बड़ी एम्बैरेस्ड रहती थी कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या कर सकती थी, मैंने उस समय ये क्यों नहीं करा, मुझे ऐसे कर देना चाहिए था। इट वॉज़ वेरी पेनफुल, एंड वो कॉन्स्टेंट पेन बार बार मैं रिविज़िट करती थी, और मुझे बहुत दुख होता था। एंड देन वन डे आई गॉट अ जॉब इन कॉर्पोरेट, और मैंने वो छोड़ दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं झुग्गियों में जाऊंगी, वहीं रहूंगी और मैं काम करूंगी लोगों के लिए। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, क्योंकि मेरे जो अंदर का इतना दर्द था वो सडनली कन्वर्ट हो गया सेवा में। और सेवा में इतनी शक्ति होती है ना, आप अगर एक काम भी किसी और के लिए करते हो जिसमें आप अपना कुछ नहीं सोच रहे, उसमें इतनी शक्ति होती है। क्योंकि मैंने वो रियली में एक्सपीरियंस करा है। मैं 7 साल तक झुग्गियों में रही, 7 साल तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की मदद करी, एंड मेरे को ऐसा लगा कि उससे मैं हील होती चली गई। फिर दिल्ली महिला आयोग मेरे साथ हुआ, यहाँ भी मैंने लोगों की इतनी मदद करी। पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाती है कि आज वही लड़की जो अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट समझती थी, जो बहुत डरती थी लोग क्या कहेंगे, किसी को पता ना चल जाए, मैं कैसे बताऊं, या कोई ऐसी बात हो रही थी तो उठ के भाग जाती थी, रोती रहती थी कमरे में बैठकर। आज वही लड़की अपने इन सारे डीमंस के ऊपर सवार होकर आज पूरी दुनिया से
आँख में आँख मिलाकर लड़ने की शक्ति रखती है. सो आई रियली थिंक दैट इट इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग योर माइंड सेट एंड इट इज़ ऑल अबाउट वर्किंग फॉर अदर्स, बिकॉज आई फील दैट बोथ दीज combination together, that is really potent and that can bring about a lot of change. जी, अब मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उसमें महिलाएं बहुत हैं और मैं चाहती हूँ उन महिलाओं को आप एक मैसेज देना चाहें कि अगर वो अपने आसपास इस तरह से देखती हैं या उनको क्या स्ट्रॉन्ग बना सकता है, तो उनको क्या करना चाहिए अगर उनके साथ ऐसा होता है, और आपका एक मैसेज उनके लिए. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ दैट ईच एंड एवरी वुमन इज़ प्रेशियस. आप कभी भी किसी को भी अपने आप को ये मत कहने दीजिए कि आप कुछ कम हैं जस्ट बिकॉज आप महिला हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. किसी से भी कोई भी आपकी शाइन आपसे नहीं ले सकता. बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, बी हेल्पिंग. एंड अगर कभी कुछ भी गलत होता है और अगर आप किसी और के साथ भी कुछ भी गलत होते हुए देखते हैं तो दिल्ली कमीशन फॉर विमेन आपके साथ है. आप हमें अप्रोच करें. दिल्ली में हैं तो 181 आप कॉल कर सकते हैं. आपका नंबर हमसे कनेक्ट हो जाएगा. वी विल हेल्प यू. और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं livingpositive@gmail.com. आई रिपीट इट इज़ livingpositive@gmail.com. दैट्स आवर ईमेल ID. एंड या कीप योर शाइन ऑन. थैंक यू स्वाति. स्वाति ने सभी मुद्दों पे बहुत अच्छे से बात रखी अपनी, कि किस तरह से मणिपुर में हुआ, महिलाओं को क्या फेस करना चाहिए, फेस करते हैं वो लोग, तो उन सब पे उन्होंने अपनी बात रखी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए. हम सभी जगह मौजूद हैं. तो थैंक यू सो मच. मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक.